कहानी का परिवेश 1990 के दशक का जापान है। शिजुको सुकुशिमा एक सामान्य सी दिखने वाली लेकिन आंतरिक रूप से बेहद कल्पनाशील लड़की है। वह अपने माता पिता और बड़ी बहन के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। घर किताबों से भरा है क्योंकि उसके पिता लाइब्रेरी में काम करते हैं और शिजुको खुद एक किताबी कीड़ा है। उसका पूरा संसार कहानियों के इर्द गिर्द घूमता है। वह अक्सर अपनी सहेली युको के साथ बैठकर गानों के अनुवाद करती है, जिनमें से कंट्री रोड्स का उसका संस्करण कंक्रीट रोड्स शहर के जीवन पर एक मजाक है। शिजुको के जीवन में पहला मोड़ तब आता है जब वह नोटिस करती है कि लाइब्रेरी की किताबों के कार्ड पर हमेशा एक नाम उससे पहले होता है, सेiji अमासावा। शिजुको के मन में एक छवि बनने लगती है। क्या वह कोई बुजुर्ग व्यक्ति है? क्या वह कोई बहुत ही बुद्धिमान लड़का है? वह उस अनजान व्यक्ति के ख्यालों में खोई रहती है जो बिना मिले ही उसकी पसंद को साझा कर रहा था। रहस्यमयी बिल्ली और द अर्थ एम्पोरियम। एक दिन जब शिजुको अपने पिता को लंच देने जा रही होती है तो उसे ट्रेन में एक विचित्र गोलमटोल बिल्ली मिलती है। वह बिल्ली ऐसे बैठी थी जैसे वह कोई यात्री हो। शिजुको का कौतूहल उसे बिल्ली के पीछे ले जाता है। वह बिल्ली उसे टोक्यो की भूल भुलैया जैसी गलियों से ले जाकर एक ऊंचे टीले पर स्थित एक पुरानी दुकान के सामने ले जाती है। दुकान का नाम था अर्थ द वर्ल्ड एम्पोरियम। वहां उसकी मुलाकात दुकान के मालिक शिरो निशिमुरा से होती है। निशिमुरा साहब एक बहुत ही सौम्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। दुकान के अंदर सजी पुरानी चीजें शिजुको को एक दूसरी ही दुनिया में ले जाती हैं। वहां वह द बैरन से मिलती है, एक बिल्ली की मूर्ति जो सूट पहने हुए है और जिसकी आंखों में पन्ना एमरल्ड जड़ा है। निशिमुरा साहब उसे बताते हैं कि सूरज की रोशनी में इस मूर्ति की आंखों में एक खास चमक आती है। यह मुलाकात शिजुको के भीतर सोई हुई लेखिका को जगा देती है। सेiji के साथ टकराव और दोस्ती। जल्द ही शिजुको को पता चलता है कि जिस लड़के से उसकी हाल ही में तीखी बहस हुई थी वही सेiji अमासावा है। सेiji निशिमुरा साहब का पोता है। शुरुआत में शिजुको उसे घमंडी समझती है, लेकिन जब वह उसे दुकान के बेसमेंट में ले जाता है तो उसकी धारणा बदल जाती है। वहां सेiji वायलिन बना रहा होता है। लकड़ी की महक और उसकी एकाग्रता देखकर शिजुको दंग रह जाती है। सेiji का एक ही लक्ष्य है, इटली के क्रेमोना शहर जाकर दुनिया का सबसे बेहतरीन वायलिन निर्माता लुदियर बनना। सेiji के पास एक स्पष्ट लक्ष्य है, जबकि शिजुको को लगता है कि वह केवल समय बर्बाद कर रही है। यहाँ फिल्म का मुख्य संघर्ष शुरू होता है, हीन भावना और प्रेरणा का मिश्रण। जब सेiji उसे अपनी कला दिखाता है तो शिजुको को अपनी साधारणता का एहसास होता है। वह तय करती है कि वह भी कुछ ऐसा करेगी जो उसे खुद की नजरों में काबिल बना सके। रचनात्मक संघर्ष। मैं खुद को आजमाऊंगी। सेiji को उसके परिवार से 2 महीने के लिए इटली जाने की अनुमति मिल जाती है, इस शर्त पर कि वह वहां अपनी प्रतिभा साबित करेगा। सेiji के जाने की खबर शिजुको को बेचैन कर देती है। उसे लगता है कि सेiji बहुत आगे निकल जाएगा और वह पीछे छूट जाएगी। यहीं से शिजुको का कठिन तप शुरू होता है। वह तय करती है कि इन 2 महीनों में वह द बैरन पर आधारित एक उपन्यास लिखेगी। वह अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ देती है, अपनी परीक्षाओं की चिंता नहीं करती और घंटों लाइब्रेरी में शोध रिसर्च करती है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वह थक जाती है, उसे अपनी कहानी अधूरी और खराब लगने लगती है, लेकिन वह रुकती नहीं है। उसके माता पिता उसके इस बदलाव से परेशान होते हैं, लेकिन उसके पिता, जो खुद एक साधारण सरकारी कर्मचारी हैं, यह समझते हैं कि उनकी बेटी किसी महत्वपूर्ण खोज पर निकली है। वे उसे अनुमति देते हैं, लेकिन चेतावनी भी देते हैं कि रास्ता आसान नहीं होगा। कच्चा हीरा और एहसास। जब शिजुको अपनी कहानी पूरी करती है तो वह सबसे पहले उसे निशिमुरा साहब को पढ़ाने ले जाती है। वह डर रही होती है कि शायद उसने बहुत ही घटिया लिखा है। निशिमुरा साहब उसे अपनी एक पुरानी चट्टान दिखाते हैं जिसे जियोड कहते हैं। बाहर से यह पत्थर जैसा दिखता है, लेकिन अंदर नीलम के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। वे उसे समझाते हैं कि शिजुको, तुम भी इस कच्चे हीरे की तरह हो। तुम्हारी पहली कहानी अभी अपूर्ण है, इसमें कई कमियां हैं, लेकिन तुमने इसे पूरा करके अपने अंदर के उस हीरे को पहचान लिया है। शिजुको फूट फूट कर रोने लगती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि कला केवल प्रतिभा नहीं बल्कि बहुत सारी मेहनत और सीखने की प्रक्रिया है। निष्कर्ष। नया सवेरा। फिल्म के अंतिम दृश्य में सेiji इटली से वापस आता है और सुबह के अंधेरे में शिजुको की खिड़की के नीचे पहुंचता है। वह उसे अपनी साइकिल पर बैठाकर एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाता है।
वहां से वे उगता हुआ सूरज देखते हैं। सेइजी शिजुको से कहता है कि वह उसे भविष्य में अपने साथ देखना चाहता है। वे एक दूसरे से शादी का वादा नहीं करते, बल्कि एक दूसरे के सपनों का सम्मान करने और साथ मिलकर बढ़ने का वादा करते हैं। विस्पर ऑफ द हार्ट हमें सिखाती है कि किसी दूसरे से प्यार करने से पहले खुद को तराशना और अपने सपनों का पीछा करना कितना जरूरी है।